हॉन्टेड केबिन। देश आजाद हुए कुछ एक साल ही हुए थे। अब भी पूरी तरह अंग्रेज लोग देश से नहीं गए थे। मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई तो स्थानीय डॉक्टर ने सिविल हॉस्पिटल धनबाद रेफर कर दिया। उस जमाने में अधिकतर डॉक्टर और नर्स अंग्रेज ही थे। मेरे बड़े मामा भर्ती करवाते वक्त साथ थे। मेरे पिताजी और मेरी दादी भी साथ में ही थी। केबिन खाली नहीं था। जनरल वार्ड में सीट खाली थी, लेकिन मामा जी केबिन लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। एक नर्स से पता चला कि एक केबिन है, हमेशा खाली रहता है, कोई उसमें नहीं रहता। भुताहा है, इसलिए वर्षों से उसमें भूत प्रेत का डेरा है। मामा जी ने वही केबिन अलॉट करवा लिया। हर रोज साफ सफाई होती थी, लेकिन कोई रहता नहीं था। सच पूछिए तो रात को गंजेड़ी भंगेड़ी का वहां जुटान होता था। लोगों से मालूम हुआ कि इन गंजेड़ियों भंगेड़ियों के साथ भूत प्रेत भी बैठकर नशा करते थे। हकीकत क्या थी, इससे हम कोसों दूर थे। सच या झूठ बात ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। एक ना एक दिन सबको मालूम हो ही जाता है। हमें मालूम हो गया था कि केबिन वास्तव में भुताहा है। दादी तो अड़ गई कि इसमें बहू यानी मेरी माँ नहीं रहेंगी, लेकिन मेरे बड़े मामा जी ने ऐलान कर दिया कि माँ के साथ रात में वे ही रहेंगे और भूत प्रेत से सलट लेंगे। हम लोग सभी जानते थे कि मामा जी के पास भूत प्रेतों की जमात है। बड़े बुजुर्ग तो यहाँ तक कहते थे कि जगदेव यानी मेरे मामा जी को भूत प्रेत से लगाव, एक तरह से दोस्ती, और दूसरी तरफ भूत प्रेतों को भी जगदेव से बेइंतहा दोस्ती थी। एक दूसरे से बगैर मिले वे एक दिन भी नहीं रह सकते थे, ऐसी लोगों की धारणा बन गई थी। ये बात कई बार साबित भी हो चुकी थी। किसी को भी भूत प्रेत की साया पड़ने पर मामा जी झाड़ फूंक देते थे, तो भूत प्रेत सर पर पांव रखकर भाग जाता था। एक बार के वाकया का जिक्र कर रहा हूं। किसी पर प्रेत सवार हो गया, अंड संड बकने लगा, घर वालों को भी पहचानने से नाकार दिया। 7-8 लोगों को झटक देता था, इतनी ताकत आ गई थी उसमें। मामा जी के पास ले आए। मामा जी ने प्रेत का आह्वान किया और सवार होने की वजह जानना चाहा। तो प्रेत ने बताया कि रात में उसने उससे बीड़ी मांगी, तो उसने ठेंगा दिखा दिया, तो उस पर वो सबक सिखाने के लिए उस पर सवार हो गया। मामा जी ने 10 गट्टे बीड़ी देने का वादा किया। रात के 12 बजे तो वो आदमी उठा और लड़खड़ाता हुआ थोड़ी दूर पर जा गिरा। मामा जी एवं बाकी सभी लोग दौड़े हुए गए तो उसे अचेतावस्था में पाया। थोड़ा जल का छींटा चेहरे पर देने से वो होश में आ गया और बोला, मैं कहाँ हूँ? मामा जी ने उसे उठाया और कहा कि अब भूत छोड़कर चला गया है, लेकिन वादे के अनुसार 10 गट्टा बीड़ी आज रात को जोड़ा बरगद के पेड़ के पास पहुंचा देना, नहीं तो फिर। घर के लोग उस आदमी को खुशी खुशी लेकर चले गए तो मामा जी की जान में जान आई। मामा जी ने केबिन को अच्छी तरह से साफ सुथरा करवा दिया। बेडशीट, पिलो कवर सभी बदल दिए गए। माँ को एडमिट कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि रात को कौन पहरा देगा। मैं दूंगा। मामा जी ने आगे बढ़कर इस बात की पुष्टि कर दी। फिर क्या था, जो डर सबके मन में समाया हुआ था वो मिनटों में रफू चक्कर हो गया। मामा जी की ड्यूटी रात को थी, इसलिए वे शुभ हाली पैसेंजर से प्रधान खंता लौट जाते थे। तब दादी या बुआ जी आ जाती थी। मामा जी की दुकानदारी थी, उनके ग्राहक लगे हुए थे। उनके ना रहने पर कारोबार प्रभावित हो सकता था। मैं मामा के घर में ही रहता था। उम्र मेरी 8-9 साल की होगी। मामा का मैं बेसब्री से इंतजार करता था, क्योंकि वे मुझे भूत प्रेत की सच्ची कहानियां सुनाया करते थे। मामा जी को भी मुझ में दिलचस्पी थी। इसकी वजह यह थी कि मैं उनकी बातों को अहमियत देता था तथा कहानियों को बड़े ही ध्यान से सुनता था। ये एक तरफ से हम दोनों में दोस्ती थी, भले ही उम्र का अंतर बहुत था। कुली गाड़ी, पैसेंजर ट्रेन को लोग यहाँ कुली गाड़ी कहते हैं, उससे मामा जी जैसे घर में घुसे। मैं पीछे पीछे हो लिया। अभी जाओ, नहा धोकर नाश्ता करके बैठता हूँ तो रात की बात बताता हूँ। ठीक है, तब तक मैं दुकान पर बैठता हूँ और ग्राहक को सल्टाता हूँ। मैं मामा जी के साथ बैठकर दुकानदारी करना सीख गया था। सभी ग्राहकों को चेहरे से पहचानता था, जो उधार लेते थे और
महीना मिलने पर पैसे देते थे, जिसे मैं बाई नेम पहचानता था, उसे उधार भी दे देता था। नाम और उधार की राशि लिखकर रख लेता था। मामा जी को बाद में बता देता था। जलपान करने के बाद मामा जी दुकान पर आ गए। मैं इशारे से पूछना चाहा कि आपको कब मौका मिलेगा रात की बात बताने का। मामा जी ने अपने पास बुलाया और मेरे कान में कहा, खाना खाने के बाद गोहाल वाली कोठरी में 3 बजे के लगभग। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि जरूर कोई विशेष बात होगी। मेरे पेट में खलबली मची हुई थी जानने के लिए। उधर मामा जी भी बेचैन थे बताने के लिए। मामा जी दुकान पर बैठ गए और व्यस्त हो गए और मैं अपने साथियों के साथ खेलने निकल गया। दोपहर के 1 बज रहे थे। नानी जी खाना बना चुकी थी। हमने एक साथ खाना खाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम गोहाल वाली कोठरी में चले आए। मैंने ही बात शुरू की। मामा जी, कल रात को भूत आया था क्या? घड़ियाल ने 12 बार घंटी बजाई। मैं सतर्क हो गया कि अब प्रेत के आने का वक्त हो चुका है। मैंने बीड़ी सुलगा ली और पीने लगा। तभी एक लंबा सा शख्स दूध से सफेद लिबास में मेरे सामने से गुजरा। पानी के घड़े के पास गया और एक हाथ से ही घड़े को उठा लिया और घटाघट सारा पानी पी गया। फिर तुम्हारी माँ के सिरहाने तक गया। दवा की शीशियों और बोतलों को उठा उठा कर देखा, फिर रख दिया। चूंकि बीड़ी पीने से केबिन में धुआं फैल रहा था, जैसे ही ये गंध प्रेत को लगा, वो मेरी तरफ मुड़ा और मुझे गौर से निहारा। मैंने तो अपना देह मंत्र से पहले ही बांध लिया था। प्रेत मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता था। उसने मुझसे बीड़ी मांगी। मैंने एक बीड़ी सुलगाकर उसे खड़े होकर पकड़ाना चाहता था कि उसका एक हाथ 5-6 फीट तक लंबा हो गया। मैंने ऐसी कई कहानी पढ़ी थी, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। वो करीब 6-7 फुट का था। नक से शिक तक दूध से भी ज्यादा सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसके पैरों के पंजे पीछे की तरफ थे। मेरे गुरुजी ने भूत प्रेत को पहचानने के लिए ये बात बताई थी। मेरी लंबाई महज 5.5 फीट। मैं उस प्रेत से कुछ गुजारिश करना चाहता था, इसलिए खड़ा हो गया। अब भी वो मुझसे ऊंचा था। उसने झट से अपनी लंबाई मेरे बराबर कर दी और मुखातिब हो गया। फिर क्या हुआ? मैंने सवाल किया, मामा जी से उत्सुकतावश। फिर क्या था? मैंने पहल की। आप कौन हो और किस लिए रोज आते हो? मेरी अकाल मृत्यु हुई है इसी अस्पताल में, इसी केबिन में। मुझे गला दबाकर मार दिया गया था और उसे स्वाभाविक मृत्यु का रूप दे दिया गया था। मुझे पड़ोस की एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन लड़की वाले इस रिश्ते को मानने से इनकार कर रहे थे। वे सब मेरे जान के दुश्मन बन गए। लड़की को तो घर में कैद कर दिया और मौका देखकर मुझे बहुत मारा पीटा। रात का वक्त था। मरा समझकर चले गए लोग, लेकिन मैं मरा नहीं था। सुबह लोगों ने मुझे देखा और अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मेरे परिवार वालों को खबर दे दी गई। मैं धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ करने लगा। मेरे पिताजी रात को इस केबिन में मेरी रखवाली करते थे। उनकी आंखें लग गई थी। बस क्या था, मेरे दुश्मनों को मौका मिल गया। वे आहिस्ते से दबे पांव आए और मेरा गला दबाकर मेरी हत्या कर दी। सुबह लोगों ने समझा कि मैं गंभीर चोट की वजह से मर गया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने प्रेत योनि में जन्म ले लिया। मेरी आत्मा भटकती रही और उन हत्यारों की तलाश करती रही। मैंने अब तक लड़की के पिता और 2 भाइयों को मार डाला है। अब परिवार में लड़की की मां और लड़की बची है। मैं लड़की की मां को मारना नहीं चाहता। क्यों? मैं बड़ा उधेड़ बुन में हूं। मैंने मरते वक्त कसम खाई थी कि पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, तभी चैन की सांस लूंगा। मैं बड़ा धर्म संकट में हूं। खुलकर बोलो, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की की मां का कोई कसूर नहीं। वो हमारी शादी के खिलाफ नहीं थी। अब उसे मारना न्याय संगत नहीं लगता मुझे। और वो लड़की? मैंने उत्सुकतावश पूछा। वो इसी अस्पताल में नर्स है। उसे क्वार्टर मिला हुआ है। माँ बेटी साथ साथ रहती हैं। माँ चाहती है कि बेटी शादी करके घर बसा ले, लेकिन लड़की नहीं चाहती। लड़की क्या कहती है?
एक बार जिसे दिलो जान से प्यार किया उसे ना पा सका तो दूसरे का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारा नाम क्या है? केशव शर्मा। तो शर्मा जी, मेरे विचार में उसकी मां को बख्श देना यानी जीवन दान दे देना चाहिए। और जहां तक लड़की की बात है, वो अब भी तुमसे प्यार करती है और आजीवन करती रहेगी। शर्मा जी, तुम भाग्यशाली हो जो इतनी वफादार प्रेमिका मिली। मेरी सलाह मानो तो लड़की को देखकर और उसकी मां की मदद कर अपनी पूरी जिंदगी काट लो। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। मैं प्रेत अवश्य हूं, लेकिन मेरे सीने में भी एक इंसान का दिल है। कल फिर मिलूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी बहन शीघ्र स्वस्थ होकर घर जाए। फिर क्या हुआ मामा जी? फिर वो पलक झपकते अंतर ध्यान हो गया। कहानी समाप्त। हॉन्टेड केबिन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।